हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल निर्जी ज्ञान पर। भाई आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। आपको ये पता है कि हमने जो है पिछले चैप्टर्स में या पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताई थी, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का या जेई का, इन तीनों एग्जाम में कूलम्ब्स लॉ से लगभग मतलब हर साल जो है एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो कूलम्ब्स लॉ को ध्यान से समझना है। ये कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और यहां से आपका बेस बनना शुरू होगा और फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काम आने वाला है। तो ध्यान से समझना है कूलम्ब्स लॉ को। उससे पहले भाई लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि हमारा मिशन है आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा फड्डा, पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू टीएमसी बीएमसी, जहां भी पढ़ते हो और आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो क्वेश्चन या थ्योरी, आप जो है अपना डाउट इस नंबर पर भेज सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके अपना डाउट भेज सकते हो। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बना करके देंगे। आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगी डाउट का खात्मा, जिस पर जो है बच्चे बहुत सारे हैं, जो कोई बिहार से है, गुजरात से है, जयपुर से, वो अपने क्वेश्चंस भेजते हैं, मैं उनके डाउट जो है सॉल्व करता हूं, उनके लिए वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो हमने जो है इस बार 12th क्लास की फिजिक्स जो है कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट करी है। तो अब यहां से हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स में। तो आज का जो टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई थी, ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। देखो आपका बेस बनेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैंने आपको क्या बताया था? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था जी? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब ध्यान से देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में बेसिकली इसका बेसिक पढ़ा था। बेसिक क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यहां पर हमने बेसिकली एक सिंगल चार्ज की बात करी थी। किस चार्ज की? सिंगल चार्ज की। भाई 1 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है, सिंगल चार्ज की बात हो रही थी। अब हम ऐसा क्या पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में, जहां पर हम जो है इसको मतलब इसको पढ़ने की जरूरत हुई हमें। तो ध्यान से देखो, यहां पर हम एक सिंगल चार्ज पढ़ते हैं। अब यहां हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद, यहां पढ़ेंगे हम दो चार्ज का सिस्टम। क्या पढ़ेंगे भाई? हम दो चार्ज का सिस्टम। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? टू चार्ज सिस्टम। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, इससे आपका बेसिक बनेगा, ध्यान रखना। जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे ना, हम दो चार्ज का सिस्टम पढ़ेंगे। यहां पर हमें दो चार्ज दिए होंगे, उनके बीच में फोर्स निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो पढ़ते हैं हम मल्टीपल चार्ज सिस्टम पढ़ते हैं। मल्टीपल चार्ज सिस्टम। अब यहां पर क्या पढ़ते हैं जी? मल्टीपल चार्ज सिस्टम में बेसिकली आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सुपर, एक साथ ही है ये सुपरपोजिशन। पोजीशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हो। ध्यान रखिए यहां पर। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान से देखो, इसके बाद पढ़ते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट नहीं कराया है, ध्यान रखना। यहां पर आप पढ़ते हो वो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये दो चीजें हैं, ये आप यहां पर पढ़ते हो। ठीक है जी, एरो नहीं बनाता नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है,
तो एरो नहीं, ये ऐसे बना देते हैं। तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि हम ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल इस सीक्वेंस में समझेंगे। तो भाई जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। तो क्या आपको लगेगा यार कभी तो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा देते हैं, कभी हम जो है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पढ़ोगे तो आप वहां बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। वो कारण जो है ना वो यही है क्योंकि आप सिस्टम को पहचान ही नहीं पाते हो। आपको सिस्टम पहचानना है कि क्या दो चार्ज का सिस्टम है, मल्टीपल चार्ज का सिस्टम है, कंटिन्यूस चार्ज का सिस्टम है। अब यहां पर दो चार्ज सिस्टम समझ में आ रहा है, भाई दो चार्ज है उनके बीच में फोर्स निकालना है। यहाँ कंटिन्यूस चार्ज मतलब हमें ये भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कंटिन्यूस है, बट मल्टीपल और कंटिन्यूस में क्या फर्क है ये समझना है। मल्टीपल और कंटिन्यूस में बस इतना ही फर्क है कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम को आप काउंट कर सकते हो, तो इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यह लिख देता हूं, इस केस में जैसे आपको दो तो हमने वहां पढ़ लिया, 3 चार्ज होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, मतलब इस तरह से जो आप काउंट कर सकते हो, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बट वो कैसे होंगे, काउंटेड होंगे, काउंटेबल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद कंटिन्यूस में काउंटेबल नहीं होते, यहां पर आप फिर लैम्डा, रो और सिग्मा पढ़ना शुरू कर देते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक ये जो चीज है आपको समझ में आने लगी। क्लियर है? तो यहां पर हमने पहले ये पढ़ लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, टू चार्ज सिस्टम, मल्टीपल चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बिल्कुल सीक्वेंस आप अपने माइंड में डाल लो। अगर ये सीक्वेंस पता चल गया तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन जो है सॉल्व किस तरह से करना है, मतलब ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, कूलम्स लॉ पर। तो यानी कि अभी हम टू चार्ज सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ मैं दोबारा से लिख देता हूं। कूलम्स लॉ अभी आपका बेस बनाया है मैंने। कूलम्स लॉ क्या कहता है भाई? कूलम्स लॉ ये बोलता है कि मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हमने इनको कहां रखा है? लेट्स से इनको वैक्यूम के अंदर रखा है। कहां रखा है जी? वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर। अब फ्री स्पेस मतलब नो मीडियम। ठीक है, हमने इनको वैक्यूम के अंदर रखा है, फ्री स्पेस या कोई भी मीडियम नहीं है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स से वो r है। ठीक है, दो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेट्स से इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है Q1, इसका मैग्नीट्यूड है Q2। अब चूंकि हमें ये पता है दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो हम इस तरह से देख सकते हैं, भाई ये एक फोर्स लग गया, एक ये फोर्स लग गया दोनों के बीच में। लेट्स से ये फोर्स है F, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। भाई 1 के ऊपर 2 की वजह से लग रहा है। ध्यान से देखो ये इधर क्यों भाग रहा है, इस वाले चार्ज की वजह से। ये इन दोनों के बीच में रिपल्शन है तो Q2 जो है Q1 को दूर भगाएगा। सिमिलरली Q1 जो है Q2 को दूर भगाएगा, तो यहां पर जो फोर्स आ जाएगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, है ना, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। आप जो है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अपने रजिस्टर में नोट करते रहो। तो यहां पर जो कूलम्स लॉ है वो ये बोलता है कि अगर दो चार्ज है Q1 Q2, उनको हमने फ्री स्पेस या वैक्यूम या किसी भी मीडियम में, कोई मीडियम नहीं है, और उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उस केस में उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा F12 या F21 वो क्या होगा? पहले तो ये देखो जो F12 है या F21, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड को लेट से मैंने बोल दिया F, तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q2 के।
ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है जी। आप यहां पर कहीं कहीं ये भी पढ़ोगे फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, कहीं कहीं पर आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आएगा इनका। तो अब क्या किया, लेट्स से ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, हम इन तीनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैं हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं लेट्स से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आपको फोर्स मिल जाता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया, बस इतना ही कूलम्ब्स लॉ है। अगर आपको ये समझ में आता है, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आप जो है अब चीजों को आसानी से समझ पाओगे। तो हमें ये पता चल गया कूलम्ब्स लॉ के अंदर जो फोर्स आता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये जो K है बेसिकली, अगर हम इसमें आगे बढ़े, अब हमने ये तो देख लिया जो फोर्स आया है वो क्या है हमारा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो K हमारा क्या है, एक कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम देंगे जी इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होगी K की वो होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यूनिट आप निकाल सकते हो K की, भाई यहां न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर और ये कूलम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में कूलम का स्क्वायर, ये आ गया इसकी यूनिट। अब यूनिट तो आप निकाल सकते हो, ये 11th में किया है। अब ये जो K है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर। अब मीडियम क्या है, चूंकि हमने इस केस में क्या लिया था, फ्री स्पेस लिया था। इस केस में हमने क्या लिया था भाई, फ्री स्पेस माना था, है ना। अब जब फ्री स्पेस लेते हैं तो इस K को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोला, एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। इसकी जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब यूनिट क्या होगी इसकी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, K की यूनिट हमारे पास ये आई थी और K जो है इनवर्स रिलेशन है इसका, तो ये उल्टी हो जाएंगी। तो मैं ऐसे लिखूंगा, कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन और मीटर का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये सब प्रॉपर्टीज हैं छोटी छोटी जो आपको समझनी है कूलम्ब्स लॉ के अंदर। ये कूलम्ब्स लॉ था हमारा, है ना। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो K है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। K की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यहां पर इसकी यूनिट आ गई। ध्यान रखना तुम्हारे पेपर में, चाहे वो नीट का हो या जेई का हो, ये दो चीजें जो है ना, K एंड एप्सिलॉन नॉट, इनके ऊपर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पेपर में आ जाता है। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जो है घर पर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, नीट एंड जेई, ठीक है। ये जो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला K और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाता है। मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है कौन सा सही है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कूलम्ब्स लॉ के लिए, भाई हमने ये देखा F जो है हमारा K Q1 Q2
अपॉन में आर स्क्वायर है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या है, ध्यान से देखो इसको। कूलम्ब्स लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होगा। एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आप ध्यान से, अभी हमने देखा था कि भाई जो चार्जेस थे, भाई लेट से ये चार्ज है और यहां पर ये चार्ज है। तो देखो जो लाइन जा रही है इन चार्जेस के सेंटर से होती हुई जा रही है। ये जो फोर्स था, ये जो फोर्स इनके ऊपर लग रहा था, इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रहा है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसे फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्स। तो ये कैसे फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्स है। ठीक है जी। थर्ड, कैसे फोर्सेज है, सेंट्रल फोर्स है ना, क्योंकि अलोंग दी सेंट्रल लाइन जो है ये फोर्स लग रहे हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। आप देखो जो एफ है आपका, वो इनवर्स रिलेशन रखता है स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ये भी एक पॉइंट है जो आपको समझना है। तो यहां पर हमने जो है अभी 3 पॉइंट देखे हैं। चौथा पॉइंट, ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था जो फोर्स था, यहां पर जो फोर्स लगेगा और यहां पर जो फोर्स लगेगा, इन दोनों फोर्स के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों का, वो क्या है, सेम है। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। ठीक है, ये हमने अभी यहां पर देखा था। आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हो। मान लो मैंने फोर्स निकाला के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सेम है ना। तो जो ये फोर्स आएगा वही फोर्स ये वाला होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों फोर्सेस का सेम है। तो जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान से देखिएगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट जब हम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, डीपी ओवर dt के। तो जब एफ नेट इस सिस्टम का, मान लो ये पूरा सिस्टम बन गया हमारा, इस सिस्टम के अंदर जो एफ नेट आएगा वो 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो ये डीपी ओवर dt। तो यहां पर हम क्या ये लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू 0। भाई dt जाकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा और p इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। अब p क्या था आपका, लीनियर मोमेंटम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। भाई हमने जो है पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट देखे। इसके बाद 5वां पॉइंट, लेट्स से यहीं पर ही लिख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास होता है टाउ इज इक्वल टू dl ओवर dt। ये आप 11th में पढ़ते हो, टॉर्क इज इक्वल टू dl ओवर dt। dl क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो जब यहां पर आप देखोगे इस केस में दोनों फोर्सेज है अलोंग दी लाइन लग रहे हैं, तो इस केस में टॉर्क क्या होता है, 0। तो टॉर्क 0 हो गया तो dl ओवर dt। तो यहां से आप बिल्कुल ऐसे ही बात कर सकते हो, जो L है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो L कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो गया, कंजर्व। तो हमने यहां पर क्या किया, 5 पॉइंट पढ़े। इसके बाद और क्या पॉइंट है, और भी अगर हम कोई पॉइंट देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई पॉइंट हमारा मिस हुआ हो।
पॉइंट हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया, हाँ इट फॉलोज द लॉस ऑफ प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है, इसके बाद 6 हम ये भी देख सकते हैं, जो कूलम्स लॉ के अंदर जो फोर्सेस पढ़ रहे हैं, यानी कि कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो एफ है बेसिकली कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किस तरह का फोर्स है, ये आपको समझना है। ये है कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसका ये मीनिंग है कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन निकालते हैं, मान लो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालते हैं और वो वर्क डन 0 आ जाता है, तो हमें हम ये पता चलता है कि जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना, या फिर ऐसा समझ लो, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर या कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन निकालते हैं, मान लो सर्कुलर पाथ में निकालते हैं और वर्क डन हमारा 0 आ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई। ये हो गया छठा पॉइंट। इसके बाद कोई और पॉइंट तो नहीं रहा भाई, देख लेते हैं लास्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, कूलम्स लॉ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। यहां पर ये लिखा है कूलम्स फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ये जो है बहुत ही अच्छी बात जो है भाई, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है 6 के बाद 7। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कूलम्स लॉ डज नॉट, अच्छा कूलम्स लॉ मतलब कि कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स बेसिकली, कूलम्स फोर्स या जो एफ है डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। इस वाले पॉइंट को जो है हम आगे देखेंगे। बेसिकली जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा तब ये सवाल जो है आप इस पॉइंट को आसानी से समझ पाओगे। अभी जो इतना ही रखो कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई कूलम्स जो फोर्स है एफ, चूंकि फॉर्मूले में तो आपको ऐसा लग रहा है एफ इज के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो के तो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो फोर्स है वो भी तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कूलम्ब फोर्स जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये हम जो है आगे पढ़ेंगे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर हम देख रहे होंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कूलम्ब्स लॉ को लेकर के, जो मैंने आपको लिखवाए। ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। सेंट्रल फोर्स है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कूलम्ब्स फोर्स जो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का ये बेसिक है। बेसिकली कूलम्ब्स लॉ में हम 3 चीज पढ़ते हैं, ध्यान रखना। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ में 2 चार्ज सिस्टम के ऊपर बात करी है। इसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम मल्टीपल चार्ज सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां भी हम कूलम्ब्स लॉ ही पढ़ते हैं। तो यहां पर कूलम्ब्स लॉ में हम 3 चीजें पढ़ेंगे ना, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म भी और ये सारी चीजें। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैं आपसे 2-3 सवाल हम यहां पर कर लेते हैं ताकि आपका एक बेस बन जाए। जो हमारा एफ है, ये एफ हमारा है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, क्वेश्चन लेट से हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मान लो हमारे पास जो चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 3 मिली कूलम। ध्यान रखना 3 मिली कूलम। Q2 जो है वो भी 3 मिली कूलम है, ठीक है। और R की वैल्यू हमारे पास 3 है। 3 मीटर ले लेते हैं हम, लेट से 3 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है जी, F निकालना है। क्या निकालना है, F। तो आप इस केस में आप F कैसे निकालोगे, F इज इक्वल टू
के का फॉर्मूला आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, मतलब के की वैल्यू। Q1 कितना है 3 मिली कूलम, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -3। इसके बाद Q2 कितना है, ये भी 3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखो, ये 3 से 3 उड़ गया, ठीक है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 तो 6 हो गया, 10 की पावर -6 इससे जाएगा, 10 की पावर -6 जो है इससे उड़ेगा, तो यहां पर 3 बच जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू कितना आ गया जी 9000 न्यूटन। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई, 9000 न्यूटन। तो यहां पर बेसिकली ये फॉर्मूले इस तरह से लगाने हैं। अगर मान लो मैं कोई और एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, लेट्स से समझाने के लिए ही है, अभी हम कूलम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे जब कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और मल्टीपल चार्ज पूरा पढ़ लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि फिर क्वेश्चंस वहां से जो बनते हैं ना नीट और जेई में, वो सारे जो है ना मैक्सिमम जो है मल्टीपल चार्जेस के ऊपर बनते हैं ज्यादातर। तो इसीलिए जब वहां पढ़ेंगे, ये तो बहुत बेसिक हो जाता है, वहां पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक्स पहले मैं कवर कर लूंगा, उसके बाद हम सारे सवाल करेंगे, ठीक है। ये जस्ट आपका बेसिक बनाने के लिए है। मान लो शुरुआत में दो चार्ज हैं, लेट्स से Q1 जो है Q है, Q2 जो है वो भी Q है, और जो डिस्टेंस है R वो दोनों के बीच में R ही है, ये Q2 Q है, और डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में कितनी है जी R है। और ये आपका Q है, ठीक है, ये शुरुआत की कंडीशन है। तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो आप निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमने जो है चार्ज को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। लेट्स से अब हमारा जो Q1 नया जो Q1 डैश है वो हो गया Q/2, और नया Q2 डैश जो है वो भी हाफ कर दिया Q/2, और जो डिस्टेंस है उसको लेट से हमने क्या कर दिया, उसको भी हाफ कर दिया, तो R डैश कितना हो गया R/2, ये आ गया लेट से, ठीक है। चार्ज को आधा कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया। अब बताओ फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, F डैश निकालेंगे। F डैश क्या हो जाएगा जी, K तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। Q स्क्वायर तो Q1 Q2 करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये Q स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ध्यान से देखो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि R/2 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर बाई 4, तो यहां से ये उड़ गया, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ के इक्वल ही आ गया। यानी कि अगर आप चार्ज को आधा कर दोगे और डिस्टेंस को भी हाफ कर दोगे तो फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से रख देता, ये मैं अलग अलग फॉर्म बता रहा हूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से रख देता कि Q1 डैश जो है लेट्स से वो Q/2 है, Q2 डैश जो है नया चार्ज वो Q/2 है, और जो डिस्टेंस है R डैश दैट इज इक्वल टू 2R, डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया है, तो उस केस में फोर्स क्या होगा। तो अब आप इस केस में जब F डैश निकालोगे तो ये आएगा K Q1 Q2 क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 4, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Q स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, हमने क्या कर दी 2 टाइम्स कर दी है ना, तो कितना हो गया 4R स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया K क्यू स्क्वायर अपॉन में ये 4 नीचे आएगा तो 16R स्क्वायर, तो यहां से हमें मिल गया F/16, तो हमें F डैश क्या मिल गया जी F/16। इस तरह के सवाल जो है आपके नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये सब चीजें जो है समझ में आनी चाहिए। तो ये था आज की क्लास में कूलम्स लॉ, जो हमने अभी बेसिक क्वेश्चंस किए हैं और कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और फिर जो है कूलम्स लॉ पढ़ेंगे मल्टीपल चार्जेस के अंदर, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है इनके क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो नीट में आए हो या जेई में आए हो। सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं नीट और जेई के, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
उससे पहले अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, अड्डा चड्डा फड्डा, पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू पीडब्ल्यू पीएमसी टीएमसी कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपका डाउट है तो आप जो है अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहां भी आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।